ओके, सो फिर यूटोपियन विजन के बाद हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब ये जो नेशनलिज्म, नेशन स्टेट, हम लोग एक जैसे तो हम रहेंगे एक देश में, ठीक है। सो हमारे अंडर कोई मतलब हमारे ऊपर कोई मोनार्क रूल नहीं करेगा, कोई ऑब्सोल्यूट आदमी नहीं रहेगा जो अपने ऊपर हुक्म चलाएगा, उसके मन में जो आएगा वो करेगा। अब हम खुद हमारा देश चलाएंगे, ऐसी भावना लोगों के मन में पहले नहीं थी। 1789 was the first expression of nationalism। ये भावना 1789 में जागृत हुई क्योंकि वहां प्रॉब्लम्स ऐसी चल रही थी, वहां फेमाइन्स आ रहे थे, बहुत ज्यादा बीमारियां थी, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशंस थी कि लोगों ने सोचा ये मोनार्क खुद इतना वाहियात आदमी हमको रूल करेगा, है ये मोटा गुब्बारा सा, ये लुईस 16 हमको रूल करेगा। तो ऐसे भावना है कि हम हमारा देश चलाएंगे, हमारा देश हमारे सिटीजन्स के हाथ में रहेगा, ऐसी भावना फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से लोगों के मन में आना चालू हो गई। तो इंस्टाग्राम पे वो ट्रांजिशन वीडियो देखा है, बिफोर एंड आफ्टर वाला, वो ग्लोब वीडियोस जो रहते हैं। तो यहाँ पे भी फ्रांस का ग्लोब हुआ, वहां फ्रांस का ट्रांजिशन हुआ 1789 और 1789, मतलब पहले 1789 एंड आफ्टर 1789 क्या चेंज हुआ। तो बिफोर 1789 फ्रांस वाज अ फुल फ्लेज्ड टेरिटोरियल स्टेट अंडर एब्सोल्यूट मोनार्क। इसका मतलब क्या है? एब्सोल्यूट मोनार्क का मतलब मैंने आपको बता दिया, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, मुझे जो करना है मैं वो करूंगा, मेरी जनता के ऊपर ऑपरेशन हो, डिस्क्रिमिनेशन हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं खुश जी रहा हूं बस, आई एम फाइन विद इट। तो ऐसा एक टेरिटोरियल स्टेट था, फ्रांस वाज अ टेरिटरी, एक ऐसी जगह थी जिसके अंदर एक एब्सोल्यूट मोनार्क रूल करता था, अपने रूल्स चलाता था। लेकिन 1789 के बाद कुछ पॉलिटिकल और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन मिडिल क्लास पॉपुलेशन के द्वारा बनाया गया, और वो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन था जिसने सोवेनिटी मतलब क्या? सोवेनिटी एक ऐसी स्टेट होती है, मतलब जो पावर है, द पीपल ऑफ द कंट्री हैज द पावर टू कंट्रोल द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, इसे सोवेनिटी कहते हैं। तो वो पहले मोनार्की के पास था, यानी पहले मोनार्की देश को चलाने की पावर रखता था, बट नाउ वो फ्रेंच सिटीजन्स के पास आ गई थी। कुछ फ्रेंच सिटीजन्स की एक बॉडी बनाई थी जिसे हम नेशनल असेंबली कहते हैं, एंड अभी ये डिसाइड करेंगे कि फ्रांस में क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो 1789 के बाद फ्रांस पहले क्या था? फ्रांस वाज अंडर एब्सोल्यूट मोनार्की, लेकिन अब एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया जिसके अंडर ये भद्दा लुईस 16 फ्रांस के ऊपर एकदम एब्सोल्यूट रूल नहीं कर सकता, अपने फ्यूडल सिस्टम्स को इंपोज नहीं कर सकता, है ना। अब आ जाते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे वो नहीं रहता थाली में परोसे जाने वाला क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में दिखेगा, मतलब दिखेगा, चाहे आप कभी भी वोट दे रहे हो, 2027 2028, है ना, उसके बाद भी जब तक मैंने क्या बोला, ये बुक रहेगी तब तक ये क्वेश्चन रहेगा, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इससे एक सीधा क्वेश्चन भी बनता है, कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन भी बनता है, उलझा के समझाएंगे, मैं बताऊंगा इसके बारे में। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, अब देश तो बना दिया, है ना, देश तो बना दिया, अब लोग देश क्यों बनाया? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हम ऑपरेशन झेल रहे थे सबका, ये ऑपरेशन हमें नहीं चाहिए था, खुद के राइट्स, फ्रीडम, ये सारी चीजें चाहिए हमें, है ना। वो धब्बा मोटा सा कोई आदमी हमको रूल कर रहा है, हमको वो सब नहीं चाहिए। सो दैट्स वाई हमने क्या बना दिया? सबसे पहले नेशन बना दिया। लेकिन देश बनाने से कभी काम नहीं चलता। जैसे मैंने तुमको क्या बताया, अभी लोग एक जैसी भाषा बोल रहे हैं, एक जैसे रहते हैं, है ना, कुछ डिफरेंसेस होंगे लेकिन बहुत सारे सिमिलैरिटीज भी है, उनका एक कॉमन पास्ट है, बट है तो है, एग्जिस्ट तो करता है, बट उनको रियलाइज भी करवाना पड़ेगा कि हाँ आप सब एक हो, आप में कॉमन बहुत सारी कॉमन चीजें हैं जिससे आप रिलेट कर सको, है ना। जैसे आप अमेरिका में जाओगे, अमेरिका में जाके अगर आपको कोई भारत मतलब इंडियन आदमी मिल जाएगा, तो इवन तो आप उसे जानते नहीं हो, पर एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग आएगी क्योंकि आप एक ही देश से बिलोंग करते हो। सिमिलरली इन लोगों के बीच भी कुछ ना कुछ कॉमनैलिटीज तो रही होगी, और नहीं भी रही तो उनको और ऐसे एंकरेज करने के लिए, ताकि लोगों को लगे कि हाँ हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। तो ये सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग बनाने के लिए, ताकि लोग खुद को एक ही नेशन के साथ कोरिलेट करें कि हाँ मैं भी इधर रहता हूँ, वो भी इधर रहता है, वो क्लर्जी भी इधर रहता है, नोबिलिटी भी इधर रहता है, और हम समान हैं, है ना, हम समान हैं। तो ऐसी भावना जागृत करने के लिए कुछ मेजर्स लिए थे। वो क्या लिए थे? फर्स्ट ऑफ ऑल आइडियाज ऑफ ला पैट्री, यानी द फादरलैंड, जैसे भारत माता कहते हैं ना, तो हम हमारे इसको मदरलैंड कंसीडर करते हैं, वहां ले पैट्री यानी फादरलैंड कंसीडर करते थे। एंड ले सिटीजन द सिटीजंस वाज इंट्रोड्यूस्ड। They emphasize notion of a community enjoying equal rights under a constitution। एक कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, सारे लोग, लेट इट बी क्लर्जी, नोबल्टी, थर्ड स्टेट, पहले भले ही अलग अलग थे बट अभी सब एक लेवल पे, ठीक है। एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो आपको ये इंश्योर करता है कि सारे लोग समान रूप में रहेंगे, समान राइट्स को एंजॉय करेंगे, एंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, ये ले पैट्री और ले सिटीजन का कॉन्सेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया? क्योंकि वही है ना
कि तमिलनाडु का इंसान हो, पंजाब का इंसान हो, कश्मीर का हो, राजस्थान का हो, वेस्ट ईस्ट साउथ क्या हो जाता है, वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ, हाँ वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ, किसी भी डायरेक्शन में भारत के रहता हो वो, लेकिन जब उसको पता, मतलब उसको तो पता है ना कि भारत माता, तो एक पंजाब का आदमी और एक तमिलनाडु का आदमी कैसे रिलेट करेगा भारत माता से? वो बोलेगा कि ये हमारा लैंड है, हम सबका लैंड है ये, तो हम एक है, क्योंकि ये भी मेरा लैंड है और ये भी मेरी मातृभूमि है, तो हम एक ही लैंड पे रहते हैं, हमारा मदर लैंड सेम है, दैट्स व्हाई वी आर कनेक्टेड। सो यहाँ पे भी हमारा फादर लैंड सेम है, इसीलिए हम कनेक्टेड है, वी हैव अ कलेक्टिव बिलोंगिंग, है ना। दूसरी चीज, ले सिचुएशन, हम एक ही कंट्री के सिटीजन्स हैं, ओके हम एक ही कंट्री के सिटीजन है, इसलिए ले सिचुएशन के भी आइडियाज को इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये क्या बता रहे कि हम सब एक है, वी आर एंजॉयिंग इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो इंश्योर करता है हमारे पास इक्वल राइट्स है। अगली चीज, स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय एक्टिव सिटीजन्स एंड लेटर रीनेम्ड टू नेशनल असेंबली। अब आपको पता है ना, पहले स्टेट जनरल रहता था, वन वोट, मतलब वन स्टेट वन वोट वाला सिस्टम चल रहा था, तो स्टेट जनरल थी, अब उसको ही इलेक्ट किया गया बाय बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन मतलब 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा कि एक्टिव सिटीजन्स वो लोग थे जिनके पास बहुत ज्यादा पैसे था, जो बहुत ज्यादा टैक्स भरते थे, और उन्हीं के पास राइट था कि हाँ हम क्या दे सकते हैं, हम वोट दे सकते हैं। तो इन्हीं को, इनके वोट्स, इन एक्टिव सिटीजन्स के वोट्स के द्वारा इस स्टेट जनरल को चुना जाता था। और फिर बाद में ये स्टेट जनरल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि थोड़े पुराने ख्यालात, पुराने आइडियोलॉजीज को रिप्रेजेंट करता था, कौन से, वो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस, इसलिए बाद में उसे रीनेम करके नेशनल असेंबली का नाम दे दिया गया। फिर hymns were composed, oaths taken, martyrs commemorated, नए नए गीत लिखे जाने लग गए, है ना, शपथें लेने जाने लग गई कि हमारा ये एक देश है, वो कहते हैं ना हमारी भारत माता में, और फिर वो ऐसे प्लेजेस वगैरह लेते हैं स्कूल में, तो प्लेजेस लेने लग गए, वो ओथ्स लेने लग गए, नए नए गीत लिखने लग गए अपने देश के बारे में। और martyrs commemorated, मतलब इसका मतलब ये है कि जो अमर जवानों ने अपनी बलिदानी दी थी, है ना, तो उनको श्रद्धांजलि देना इज martyrs commemorated, है ना, उन जवानों को श्रद्धांजलि देना है, मैट्रिक्स कमेमोरेटेड। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज, यानी एक जैसे लॉज फॉर ऑल सिटीजंस। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन यानी क्या, देश को चलाना, है ना, देश को चलाने के लिए अलग अलग रूल्स लगते हैं, है ना, अलग अलग रूल्स को एस्टैब्लिश करना पड़ता है। अब रूल्स बना दिए, ये भी मैटर करना पड़ता है कि सारे रूल्स को सारे लोग अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, तो ये होता है एडमिनिस्ट्रेशन का काम, देश को अच्छे से बखूबी तरीके से चलाना। तो एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डाला गया, एक ऐसा सिस्टम जो देश को बहुत अच्छे से चलाएगा। और ये कैसे चलाएगा, ये बनाएगा यूनिफॉर्म लॉज सारे सिटीजन्स के लिए। भले ही पहले तुम फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, किसी भी स्टेट में थे, बट अभी तुम यूनिफॉर्म लॉज सफर करोगे, मतलब फेस करोगे, एंजॉय करोगे। यूनिफॉर्म लॉज सबके लिए समान रूप रहेंगे, ऐसे नहीं कि पहले कैसे होता था, कुछ सर्टेन प्रिविलेजेस रहते थे, जैसे यहाँ पे दिया भी है क्या, रीजनल डायलेक्ट्स, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज, आपने पढ़ा होगा ना, टिट्स एंड टाइल्स जैसे टैक्सेस देने पड़ते थे थर्ड स्टेट को, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट को। तो अभी ये सब चीजें नहीं देने पड़ेंगे, अब यूनिफॉर्म लॉज रहेंगे, सबको काम करना पड़, अगर मतलब अगर कोई पनिशमेंट है तो पनिशमेंट भी सबको मिलेगा, अगर कोई राइट है, अगर कोई मान लो एडवांटेज है, तो वो भी सबको सब में बटेगा। तो यही बात बताई गई है। फिर आ जाता है इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबॉलिश, यानी पहले जो थर्ड स्टेट पे टैक्सेस एक्सेस लगते थे, उनको जो सर्विस देना पड़ता था फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट को, जो इनइक्वालिटी थी दोनों के बीच में, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट के बीच, ये इनइक्वालिटी को एलिमिनेट किया गया। कैसे, जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज थे, जो पैसे थर्ड स्टेट को फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट को देने पड़ते थे, जो सर्विसेज देने पड़ते थे, अब वो सब अबॉलिश हो गए। मैंने अच्छा यहाँ पे शायद लिखा नहीं है, और एक चीज हुआ था, जो रॉयल स्टैंडर्ड का फ्लैग था ना, पहले फ्रांस में जब मोनार्की थी तब अलग सा फ्लैग था, रॉयल स्टैंडर्ड का फ्लैग था, उसको रिप्लेस किया रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर में, जो आपने 1848 के फेडरिक सरीजू के पेंटिंग में भी देखा गया। ठीक है, अगली चीज, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वाज अडॉप्टेड, एक यूनिफॉर्म सिस्टम को लाया गया, सब में एक जैसा ही वेट चलेगा। जैसे मैंने आपको बताया ना, पहले जर्मनी अलग अलग किंगडम्स में था, और अलग अलग किंगडम्स में अलग अलग मेजरमेंट चलती थी, वेट चलता था। जैसे भैया 1 किलो टमाटर दे दो, तो 1 किलो टमाटर के लिए हो सकता है वो ये बुक यूज कर दे, एक साइड ये बुक रख दे और दूसरे साइड क्या कर दे, दूसरे साइड वो टमाटर रख दे। हो सकता है कोई और अगर किंगडम में जाओ तो वो तराजू है तो तराजू के एक साइड में ये रख दे और फिर टमाटर दे दे, तो फिर क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर रीजन के लिए, है ना। मान लो मैं वही बता ना कि जर्मनी मान लो 4 किंगडम्स में, तो किंगडम 1 में तराजू में एक साइड ये रखेंगे और फिर इसके बराबर जितने आलू रहेंगे वो देंगे, दूसरे साइड में हम ये बुक रखेंगे और जितने तराजू मतलब तराजू के एक साइड ये रखेंगे और जितने टमाटर आते हैं उतने रखेंगे। यही चीज जो होती थी उसको बंद कर दिया गया
एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स को लाया गया। सारी चीजें सारे जगह पूरे कंट्री में यूनिफॉर्म लॉज रहेंगे। मतलब अगर डिसाइड किया है कि तराजू के एक साइड, अगर 1 किलो टमाटर को डिसाइड करने के लिए तराजू के एक साइड ये बुक रखी जाएगी, तो दूसरे मतलब अगर एक जगह वन रीजन में ये बुक रखी जाएगी, तो सारे रीजन से पूरे फ्रांस में 1 किलो टमाटर के लिए एक साइड ये बुक रखी जाएगी, और फिर जितने टमाटर आएंगे उतने टमाटरों को ही 1 किलो माना जाएगा। ये एक एग्जाम्पल था। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ गई इससे। फिर रीजनल डायलेक्ट्स डिस्करेज। रीजनल डायलेक्ट्स डिस्करेज मतलब मतलब जैसे हम भारत की बात करें तो भारत में एक भाषा नहीं बोली जाती, हिंदी, गुजराती, मराठी, फिर बंगाली, तमिल, तेलुगु, बहुत सारी भाषाएं। बट वहां क्या होता था, वहां ऐसी जो अलग अलग भाषाएं हैं, और एक भाषा को बोलने के भी बहुत अलग तरीके होते हैं। हिंदी को ही बोलने के अलग अलग तरीके होते हैं। शायद बिहार में अलग तरीके से बोला जाता है, मध्य प्रदेश में अलग तरीके से बोला जाता है, दिल्ली में अलग तरीके से बोला जाता है। तो ये जो रीजनल डायलेक्ट्स थे, एक ही भाषा को बोलने के अलग अलग तरीके, एक रीजन में अलग अलग तरीके से बोला जा रहा है, एक रीजन में अलग तरीके से बोला जा रहा है। तो जब हम अलग अलग भाषाएं बोल रहे हैं, है ना, या फिर एक ही भाषा को अलग अलग तरीकों से बोल रहे हैं, तो एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है ना। तो इसीलिए ऐसे रीजनल डायलेक्ट्स को डिस्करेज किया जाता था। अब रीजनल डायलेक्ट्स तो चलो ठीक है डिस्करेज कर रहे हो, लेकिन एक सॉल्यूशन भी तो चाहिए, मतलब एक यूनिफॉर्म लैंग्वेज तो चाहिए। अगर रीजनल हर रीजन में आप नहीं चाहते कि अलग अलग भाषाएं बोले, तो आपको ये तो चाहिए होगा ना कि सारे देशों में एक भाषा बोले। अब वो एक भाषा क्या होगी? तो फ्रेंच एज इट वाज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस। पेरिस तो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस था पहले से, आज भी बहुत सिग्निफिकेंस रखता है। तो फ्रेंच को लिखा जाता था और पढ़ा जाता था पेरिस में, इसलिए उन्होंने बोल दिया कि नेशनल लैंग्वेज ऑफ फ्रांस है। अब आप इसी में वार्तालाप करोगे, इसी में ही सारी चीजें चलेंगी, इसी में एडमिनिस्ट्रेशन होगा, इसी में सारे ऑर्डर्स होंगे, है ना। तो ये कुछ चीजें थी, और ये एक पार्ट ऐसा आ जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क का क्वेश्चन डायरेक्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? ये हो गया एकदम सिंपल क्वेश्चन। हाउ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग वाज क्रिएटेड इन फ्रांस। वही ये सारे पॉइंट्स आपको लिख देना है, ताकि लोग क्या करें, एक चीज को रिलेट कर पाए, मतलब ऐसा सोच पाए कि हम एक ही देश का पार्ट है। दूसरी चीज, मतलब ये कॉम्पिटेंसी फोकस्ड है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आजकल ऐसे भी पूछता है। इफ यू वर अ रेवोल्यूशनरी लीडर इन 1789, हाउ वुड यू यूज सिंबोलिज्म एंड लैंग्वेज टू यूनाइट पॉपुलेशन दैट स्पीक्स डिफरेंट डायलेक्ट्स। और इसको ही थोड़ा सा मॉडिफाई किया जा सकता है। मतलब जैसे आप 1789 में एक रेवोल्यूशनरी हो, फ्रांस में गए, फिर आप सिंबल्स का यूज करके, लैंग्वेजेस का यूज करके, ऐसे आप क्या करोगे कि आप उन सब जो अलग अलग है, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग अलग कस्टम्स रखते हैं, उनमें सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, है ना, एक यूनिफॉर्मिटी, एकता कैसे लाओगे, ये सारे स्टेप्स फिर आपको लिखने पड़ेंगे। तो मैं वही बता रहा हूँ, क्वेश्चन एक ही है लेकिन पूछने के तरीके अलग अलग हैं। सीबीएसई इसमें खेलता है, लिखना यही है। समझना क्या है, एसएसटी में हार्ड क्या होता है, इस चीज को इंटरप्रेट करके ये समझना कि भैया एटलीस्ट हमको एक्चुअली में हमको लिखना क्या है। तो इस चीज की सबसे ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए, समझे। ये टॉपिक खत्म हो गया, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।